गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सागरीय जल के कार्य उनसे संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि सागरीय तरंगें होती क्या हैं, जलधाराएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और जो सागरीय जल के द्वारा किए हुए कार्य होते हैं चाहे अपर्दन, निक्षेपण तथा परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, और जो उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं और उसका निर्माण किस ढंग से हो पाता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सागरीय तरंगें होती क्या हैं। सागरीय तरंगें वास्तव में जो सागरीय जलीय भाग में जब पवन के द्वारा जब उसमें लहरें उत्पन्न होने लगती हैं या लहरों के आकार के जलीय भाग होने लगता है और आगे गतिशील होता है तो उसको सागरीय लहरों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और ये सागरीय लहरें सागरीय भाग से तट की ओर जब चलने लगती हैं तो वो कई रूपों में होते हैं, उसको देखते हैं। ये तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र है। जब सागरीय तरंगें होती हैं जब इधर से आती हैं तो धीरे धीरे जिस समय तट की तरफ बढ़ती हैं तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होने लगती है, और एक समय आता है कि इतना ज़्यादा ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है कि इसके बाद से यही सागरीय तरंगें टूट के नीचे गिर के उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे ये सागरीय तरंगें जिस भाग में टूटती हैं उसको प्रतोड़न रेखा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ से टूटता है उसको प्रतोड़न रेखा की संज्ञा देते हैं, और ये जो आगे तरंगें बढ़ती हैं इसको सर्फ कहा जाता है। सर्फ किया श्वास की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो जब सर्फ आगे की तरफ बढ़ता है तो वो 3 भागों में लगभग डिवाइड हो जाता है। एक तो जो ये सागर तो तटीय क्षेत्र होता है उसके समानांतर चलने लगते हैं, तो जो जलीय भाग जो सागर तट के समानांतर चलते हैं या जो धाराएं सागर तट के समानांतर चलते हैं उसको वेलांचली धारा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, वेलांचली धारा को संज्ञा देते हैं जो समानांतर चलते हैं, और कुछ भाग उसमें से होता है कि नीचे नीचे ही वापस आ जाता है, उसके नीचे से पीछे की तरफ वापस आ जाता है तो उसको अधा प्रवाह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो जलीय भाग या धाराएं नीचे की तरफ जाती हैं तो अधा प्रवाह की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा जो होता है इसके कुछ जलीय भाग होता है या तरंगे होती है इसके ऊपर ही पीछे की तरफ मुड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसको तरंगिका की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो तीनों क्लियर हो गया होगा। एक भाग है कि जो धारा तट के समानांतर चलती है उसको वेलांचली धारा कहते हैं, जो तट के नीचे वो नीचे की तरफ आकर के पीछे मुड़ के आगे चलती हैं उसको अधा प्रवाह कहते हैं, और जो वहीं से मुड़ के पीछे की तरफ चलते हैं ऊपर सतह पर ही चलते हैं तो उसको तरंगिका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ये धाराओं का चलन होता है या गतिशील होती है और इसके द्वारा जो निर्माण होता है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सागरीय जो जल भाग होते हैं उसको अपर्दन कैसे करते हैं। जो सागरीय जल होता है उसका अपर्दन मुख्य रूप से 5 प्रकार से करती हैं। जो सागरीय जल होता है, सागरीय जल इसको अपघर्षण होते हैं। सागरीय जल में एक कंकड़ पत्थर लिया उसको अपर्दन टूल्स कहते हैं, अपर्दन यंत्र या इरोजनल टूल्स कहते हैं। इसके द्वारा कंकड़ पत्थर या रेत या कई तरह के जो छोटे छोटे कण नुकीलेदार कण होते हैं या बजरी होते हैं वो सागरीय जल में मिले होते हैं, और इसके द्वारा भी तटीय क्षेत्रों में रगड़ करके या घर्षण करके अपर्दन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो अपर्दन होता है इसको अपघर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अपघर्षण मतलब इंग्लिश में इसको एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एब्रेशन या कोरेजन की संज्ञा देते हैं। दूसरा जो अपर्दन का कार्य है वो जल गति क्रिया होता है। ठीक है, जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि केवल इस अपर्दन में केवल जल का ही योगदान होता है। जल अपने द्वारा गति के द्वारा या उसमें गतिज ऊर्जा के द्वारा तटीय क्षेत्रों पर इतना जोर से दबाव डालता है कि धक्का दे करके इसको तोड़ के और चट्टान चूर्ण में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद से परिवहित करके अंदर लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपर्दन का कार्य होते हैं उसको जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन की संज्ञा देते हैं। इस भाग
नहीं, इसके साथ जल का योग, केवल जल का ही योगदान होता है इसमें, कंकड़ या जो इरोजनल टूल्स होते हैं उसका योगदान नहीं होता है। ठीक है। जो अगला है सन्निघर्षण, सन्निघर्षण या एट्रिशन इसको बोलते हैं। ठीक है। ये होता है कि जो सागरी जल में कंकड़ पत्थर और रेत कंकड़ होते हैं आपस में ही टकरा टकरा के छोटे छोटे रूप में टूटते रहते हैं, तो उसको सन्निघर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो ये सन्निघर्षण हो गया। और घुलन क्रिया है, घुलन क्रिया इंग्लिश में सॉल्यूशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन होता है ये, जो तटीय क्षेत्र में जो चट्टान होते हैं वो कई घुलनशील चट्टान होते हैं, जैसे चाक होता है, चूना पत्थर होता है, इस टाइप की जो चट्टान होते हैं वो घुलनशील होता है काफ़ी। तो ये जलीय भाग होता है, उसमें घुला करके उसको या क्रिया करके घुला करके अपने साथ मिला लेता है और उसको अपर्दित कर देता है। तो इस टाइप का जो अपर्दन का कार्य होता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं या घुलनशील कहते हैं, घुलन क्रिया की संज्ञा देते हैं। ठीक है। पांचवा है जलदाब क्रिया। ठीक है। जलदाब क्रिया मतलब कि वाटर प्रेशर के कारण होता है। वाटर प्रेशर होता है। वाटर प्रेशर क्या होता है कि जब सागरी तरंगें आती हैं, बाहर से आती हैं, काफ़ी तेज़ी से आती हैं, और जो तटीय क्षेत्र में कंदरा टाइप का होता है, कंदरा या जो इसमें धक्का देती हैं, तो कंदरे वाले भाग में कभी कभी जो संधियाँ होती हैं या कंदरा होता है तो उसमें एयर रहता है, एयर भीतर रहता है, तो एयर को दबाव दे करके दबाव देती है तो काफ़ी संपीड़ित इस क्षेत्र हो जाता है, चट्टान में काफ़ी संपीड़न हो जाता है। उसके बाद से जब हटती है तो दबाव कम होता है। बार बार ये निरंतर क्रिया होते रहती है कि दबाव बढ़ता है, घटता रहता है, तो ये धीरे धीरे इसमें टूट फूट की क्रिया होने लगती है। जब टूट फूट की क्रिया होती है तो वो इस प्रकार से अपर्दन करती है। तो इस प्रकार के जो अपर्दन होते हैं इसको जलदाब क्रिया की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो जलदाब क्रिया और दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना होगा या स्पष्ट होना कि जो जल गति क्रिया हो या वाटर प्रेशर होते हैं तो इसमें भी केवल जल का योगदान होता है, इसमें भी केवल जल का योगदान होता है। अंतर इसमें होता है कि इसमें वायु के संपीड़न होने से वो उस पर जो चट्टान होता है उस पर दबाव पड़ते हैं, और इस पर यहाँ पे केवल जल के प्रेशर से ही होता है। जो जल गति क्रिया में केवल जल के प्रेशर से या जल के दबाव से ही होता है, जबकि इसमें एयर के प्रेशर से होता है। ठीक है। ये विशेष रूप से संधियों में होता है या जो गुफा टाइप का बना होता है, कंदरा बना होता है, उसमें ये कार्य होता है। ठीक है। तो इसको जलदाब की क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि परिवहन का कार्य कैसे करता है सागरी जल द्वारा परिवहन का कार्य। तो ये जो परिवहन करता है, चूँकि सागरी जल होता है कभी सागर की ओर जाता है, कभी वापस जाता रहता है, तो इस ढंग से जो भी उसमें अपर्दन का परिवहन का कार्य होता है, कभी जो अवसादों की मात्रा को लेकर के तटीय भागों में बिछा देता है, फिर कभी तटीय भाग से वापस जाता है तो वो भाग को काट करके लेके अपने साथ चला जाता है। तो दोनों तरह की क्रिया होती है। तो इसको दो भाग, इसीलिए 3 भागों में बांटा गया है कि जो सागरी तल से सागर स्थल से सागर की ओर चलता है, यानी तट से सागर की ओर जो चलता है उसको तरह से परिवहन करता है। दूसरा जो सागर से स्थल की ओर के लेकर अवसादों की मात्रा आता है परिवहित करता है, उसको सागर से स्थल की ओर करते हैं। और तीसरा वो तट के समानांतर करते हैं। तट के जैसे वेलांचली धारा होते हैं, तट के समानांतर चलने लगते हैं, तो अवसादों को तट के समानांतर ले जाते हैं और इसमें अवसादों को जमा करके कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये 3 तरह से सागर परिवहन का कार्य करता है। सागरी जल होते हैं उसके द्वारा परिवहन का कार्य होता है। अब देखते हैं कि निक्षेपण का कार्य होते हैं इसमें। निक्षेपण जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सागरी जल होता है वो कभी सागर के तट की तरफ चलता है और फिर तट से कुछ भाग वापस की ओर जाता है, तो इसलिए कोई भी उसमें निक्षेपण कार्य होता है तो उसमें अस्थायी नहीं होता है। कभी उसमें जितने भी अभी देखेंगे हम आगे स्थलाकृतियों में, जितने भी निक्षेपण से बने हुए स्थलाकृतियाँ वो अस्थायी नहीं होता है, बल्कि कभी बनता है और बिगड़ते रहता है। ठीक है। तो इस टाइप का निक्षेपण का कार्य होता है। अब आगे देखते हैं स्थलाकृतियों के बारे में। तो स्थलाकृतियों में जैसे कि और अपर्दन कारक में हम लोग देखे थे, स्थलाकृतियों का निर्माण 2 तरह से हुआ है, एक अपर्दनात्मक हुआ है और दूसरा निक्षेपात्मक हुआ है। तो अभी इसको अपर्दनात्मक को देखते हैं। जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उसमें सबसे पहला है वो तटीय क्लिप। जो तटीय क्लिप होता है वास्तव में जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र में सागरी तरंगों द्वारा काट करके धीरे धीरे यहाँ इस भाग में काट के धीरे धीरे एक क्लिप का निर्माण कर दिया। खड़े ढाल वाला जो
क्लिप हो जाता है तो इसको तटीय क्लिप की संज्ञा देते हैं। इस भाग में सागरीय जो तरंगे होती हैं उसका भी योगदान होता है, साथ साथ जो उसमें टूल्स होते हैं कंकड़ पत्थर, इसके द्वारा भी काटने का प्रयास करता है। और इसके जो भाग होता है दोनों ज्वारी उच्च ज्वारी तल और निम्न ज्वारी तल के बीच में ही इसका अपर्दन करके और इस प्रकार का जो होता है स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसको सागरीय तटीय क्लिप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से ये खड़े ढाल वाला ही होता है। जो अगला स्थलाकृति है तटीय कंदरा है। ठीक है, तो तटीय भाग में ऐसे कुछ कंदरा क्षेत्र होता है कि जब उसमें संधियों का विकास हुआ रहता है, और संधियों का जो विकास हुआ रहता है तो धीरे धीरे संधियों को काट काट करके एक तरह से कंदरा को नुमा या गुफानुमा आकृति बना देता है। तब एक तरफ से जब करते हैं तो कंदरा के रूप में होता है, तो इसको सागरीय कंदरा की संज्ञा देते हैं। और यही जो सागरीय कंदरा होता है धीरे धीरे तट के दोनों तरफ से करने लगता है, कोई भी, जैसे ये भाग है, ठीक है, तो ये इस भाग करते करते इतना गड्ढा किया है गुफा की, और वो कुछ जली भाग होगा, ये पूरे भाग में काटते काटते इधर से भी काटते काटते करेगा तो ये आपस में मिल जाता है। ये दोनों जब आपस में दोनों मिल जाता है और ये वाला भाग ऐसे ही खड़ा रह जाता है, तो इस टाइप की जो आकृति बनती है उसको ये मेहराब की आकृति बनता है। ठीक है, तो बीच में ये कंदरा वाला भाग आसपास आदमी जाने आने लगता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको मेहराब की संज्ञा देते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है इसको गुफा की तरह बन जाते हैं। यहाँ बीच में यहाँ से जो बाहर आदमी आ जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कंदरा का निर्माण इसमें हो जाता है। और ये जो बीच वाला भाग होता है कभी कभी एयर प्रेशर से जब गुफानुमा ये भाग होता है तो इसमें सागरीय तरंगे भीतर की तरफ घुसती है, प्रवेश करती हैं, तो ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब दबाव की वजह से ये जो ऊपरी भाग होता है ऊपरी भाग से हवा निकलने का प्रयास करते हैं और सीटी की आवाज़ से निकलता है। तो इस टाइप के जो छिद्र बन जाते हैं यहाँ पे, तो प्राकृतिक चिमनी की संज्ञा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है 3 आकृतियाँ हुई। अगला है स्टैक। स्टैक भाग में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये मेहराब बना हुआ है और ये बीच का भाग कंदरा के रूप में हुआ है, लेकिन कई बार होता है कि अब ज़्यादा अपर्दन के कारण धीरे धीरे ये मेहराब होता है टूट के नीचे की तरफ गिर जाता है। जब नीचे वाला गिर जाता है तो ये वाला भाग समुद्र की तरफ खड़ा रह जाता है और एक इस तरह टाइप का आकृति का निर्माण करता है, इसको स्टैक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये है सागरीय स्टैक का नाम दिया जाता है। जो अगला स्थलाकृति है तरंग हर्षित वेदिका। ठीक है, जो तरंग हर्षित वेदिका होता है जहाँ क्लिप बना होता है, तो क्लिप के द्वारा जो सागरीय तरंग आती है तो इस भाग को काट काट के पूरा ये काट ले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये काट के निकाल ले जाती है और ये जो प्लेटफॉर्म के रूप में एक लंबा बन जाता है, तो इसको तरंग हर्षित वेदिका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसी वाला भाग है, ये पहले इतना भाग था, उसके बाद से काट काट कर ये वाला भाग पूरा काट करके सागरीय तरंगों द्वारा काट के निकाल ले गया गया है। फिर ये जो भाग बचा हुआ है उसको तरंग हर्षित वेदिका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और जो आगे वाला पोर्शन काट के यहाँ पर निक्षेपित कर देता है वो भी एक वेदिका के रूप में ही या प्लेटफॉर्म के रूप में हो जाते हैं, तो उसको तरंग निक्षेपित वेदिका की संज्ञा दिया जाता है। इसको निक्षेपण वाला भाग भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये वाला भाग जो होता है कि अपर्दन के कारण बना हुआ है, इधर वाला भाग निक्षेपण के कारण बना हुआ है। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृति में तरंग हर्षित वेदिका होता है, जबकि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में तरंग निक्षेपित वेदिका बनेगी। ठीक है, वो आगे वाला भाग में होता है। अगला है लघु निवेशिका। ठीक है, जो लघु निवेशिका होता है कि जैसे तटीय क्षेत्र होता है तहाँ पे कुछ मुलायम चट्टान होता है, कुछ कठोर चट्टान भी इस तरह समानांतर रूप में रहता है। तो ये वाला भाग कठोर वाला चट्टान इसी तरह से रह जाता है और मुलायम वाला भाग को इसे काट काट के गुफानुमा आकृति के रूप में बना देता है। तो जब सागरीय तरंग इधर से चलती है इसको काट के कुछ भाग की जो कठोर वाला भाग होते हैं ये छूटा रह जाता है, ये फिर ये मुलायम वाला भाग इसे काट काट के इस टाइप की जो आकृति का निर्माण होता है वो लघु निवेशिका की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, इसमें लघु निवेशिका है, जो ये वाला भाग स्थलखंड है, तो इस टाइप का जो आकृति बनती है लघु निवेशिका की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, ये बीच में यहाँ पे दिखा रहा है कि अवरोधी सेल है और बीच वाले भाग जो मुलायम सेल है उसका कटाव हो गया है। ठीक है, ये लघु निवेशिका का निर्माण करते हैं।
अब आगे देखते हैं कि निक्षेपात्मक स्थलाकृति या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि वो अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि सागर का जो जल होता है कभी सागर से तट की तरफ होता है और कभी तट से सागर की तरफ होता है, तो वो अस्थायी नहीं होता है बल्कि हमेशा विनाश होते रहते हैं और निर्मित होते रहता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है अपतट रोधिका। जो अपतट रोधिका होता है वो ज़्यादातर सैंड के कंकड़ पत्थर के द्वारा निर्माण होता है इसमें। ठीक है, बोल्डर होते हैं, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, बजरी भी होती हैं, रेत होता है, इन सब के द्वारा जहाँ पे ये जो अपतट रोधिका बनता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका जमाव के वजह से इसका निर्माण होता है। अब इसमें जो आकृति के दृष्टि से अलग अलग से बनता है और अलग अलग नामों से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि किस ढंग से इसका निर्माण होता है। जो अपतट रोधिका होता है वो तट के समानांतर होता है और दो लगभग यहाँ पे जैसे दिया गया है दो तटों के, तो तटीय क्षेत्र है बीच में बना हुआ है तो एक अवरोध का काम करता है। उसमें जो बीच वाला भाग होता है लेगुन के रूप में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे ये तटीय क्षेत्र है, इसमें जो अवरोध तट का जो बन गया है, अपतट रोधिका जो बना हुआ है उसमें अवरोध का काम करता है। इसमें जो पानी जल का भाग होता है बहुत कम धीमे धीमे जाता है और ये लेगुन के रूप में विकास हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो स्थलाकृति होती है उसको अपतट रोधिका की संज्ञा दिया जाता है। जो ऐसे ही भाग होते हैं, कुछ भाग होता है कि जीव के आकार का बना हुआ रहता है, निक्षेपित ही आकृति होती है लेकिन वो लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, स्थल से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसकी आकृति जीव की आकृति का हो जाता है, तो इसको स्पीट की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, स्पीट या जिह्वा की भी संज्ञा देते हैं इसको। ठीक है, जो अगला आकृति है संयोजन रोधिका या हुक या लूप की संज्ञा देते हैं। तो जो संयोजन रोधिका होता है वो दो तटों को मिलाता है, जैसे यहाँ पे एक तटीय भाग है और ये तटीय भाग है, और जो बीच का जो संयोजन रोधिका होता है वो पुल का एक तरह से कार्य करने लगता है, वो दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ता है तो इसको संयोजन का काम करने लगता है, इसलिए संयोजन रोधिका की संज्ञा दिया जाता है। और ये जो भाग होते हैं ज्वारीय प्रवेश द्वार, तो इसमें जो बीच में निवेशिका के रूप में बना हुआ होता है उसमें बैरियर ये प्रवेश द्वार के रूप में एक बन जाता है, छोटा सा भाग हो जाता है, और जो बीच वाला भाग होता है ये वाला भाग होता है लेगुन के रूप में बन जाता है। ठीक है, लेगुन के रूप में बन जाता है। इस टाइप का जो जैसे चिल्का झील है वो भी इस टाइप के ही लेगुन के द्वारा बना हुआ स्थलाकृति है बीच में, या जो वहाँ विशाखापट्टनम के भी पास है या जहाँ पे मैंगलोर है वहाँ को भी इस टाइप के लेगुन भी बना हुआ है। ठीक है, चेन्नई तट के पास भी इस टाइप की लेगुन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि हुक कैसे होता है। जो हुक होता है केवल ये रोधिका भी होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार तरंगों के तरह से इधर से तरंगों के आने की वजह से धीरे धीरे एक हुक की तरह से निर्माण हो जाता है, या घूमते घूमते इस टाइप का आकृति का बन जाता है, तो इसको हुक की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, और जो एक टोम्बोली होता है, टोम्बोलो होता है कोई आइलैंड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्पीट वाला भाग ही होता है, लेकिन स्पीट तो केवल सीधे बाहर निकला हुआ होता है, किसी चीज़ से जुड़ा नहीं होता है, केवल उसका पिछला भाग लैंड से ही जुड़ा होता है। लेकिन जो टोम्बोलो होता है उसका एक भाग लैंड से हुआ जुड़ा हुआ होता है, दूसरा भाग कोई आइलैंड से बीच में सागर में आइलैंड है उसके वजह से जुड़ा होता है, तो उसको इस भाग को टोम्बोलो की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और एक होता है इसमें लूप होता है। लूप होता है किसी भी आइलैंड जो सागर में उपस्थित जो आइलैंड है उसके चारों तरफ से इस ढंग से कि वो तट रोधिका बना लेता है कि उसको चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसे होता है, दिखने में गोलाकार होता है, तो उसको लूप की संज्ञा दिया जाता है। लूप या छल्ला का भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब आगे देखते हैं कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसमें भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में पुलिन होता है। ये पुलिन कई प्रकार का होता है, लेकिन इसका मुख्य यही होता है कि ये सागरीय निक्षेपों द्वारा जी बने हुए आकृति होता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म के रूप में ही होता है। ये सागरीय तटीय क्षेत्र है, ये जितने भी सागरीय अवसाद होते हैं उसको ला करके यहाँ पे जमा किया जाता है। ठीक है, इस वाले भाग में काफ़ी जमा हो जाता है और ये कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है,
अब आकृति के अनुसार पुलिन को कई रूपों में देखा जाता है और डिवीजन किया गया है। ठीक है, जैसे ये भाग यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लिप वाला भाग है, और जो बीच वाला भाग है सागरी, जो काफ़ी तेज़ तरंगे आती हैं उसके द्वारा सागरी तरंगों का अवसादों के लेकर के यहाँ पे जमा किया जाता है। काफ़ी ऊंचा ये होता है, कटकनुमा हो जाता है। ठीक है, कटक के हल्का सा ऊंचाई वाला भाग हो जाता है। जब ऊंचाई वाला भाग होता है और बाकी इधर वाला जो भाग होता है वो सीढ़ीनुमा या रिपल के आकार के हो जाता है, तरंगिक रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है इसको तूफानी पुलिन के रूप में, जो ऊंचा वाला भाग होता है इसको तूफानी पुलिन की संज्ञा दिया जाता है। और जो तूफानी पुलिन का जो पीछे वाला भाग होता है थोड़ा सा हल्का नीचे वाला होता है, उसमें कभी कभी पानी या जल का जमा हो जाता है जिससे दलदली लुमा भी हो जाता है। ठीक है, जो क्लिप और जो तूफानी पुलिन है उसके बीच में दलदल का भी कभी कभी विकास हो जाता है। ठीक है, और जो एक कस्प पुलिन होता है, ये पुलिन का आगे वाला भाग होता है, ये नुकीलेदार टाइप का हो जाता है। ठीक है, आगे की तरफ ये पुलिन वाला ही भाग होता है, लेकिन इसका जो बनावट होता है इस टाइप के हो जाते हैं, ये नुकीलेदार टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये नीचे पड़ के द्वारा ही बना होता है, ये नुकीलेदार टाइप का बन जाता है, इसको कस्प पुलिन की संज्ञा दिया जाता है इसको। ठीक है, और जो बाकी कटक है, सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है इसको कटक की संज्ञा देते हैं, ये भी निक्षेपित स्थलाकृति ही है। ठीक है, और जो इसका निर्माण होता है ये श्रेणी क्रम में जैसे होते हैं, जो पीछे वाले भाग में होता है वो बड़े बड़े कणों द्वारा होता है, बोल्डर में होता है या बजरी में होता है, और जो आगे वाला भाग होता है धीरे धीरे से सागर की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे उसे रेत के छोटे छोटे कणों के रूप में उसका विकसित होता है, तो रेत के रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये रहा सागरी जल के कार्य और उससे संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और अगले क्लास में संभवतः जो भूमिगत जल के कार्य होगा उसके संबंधित हम लोग देखेंगे। भूमिगत जल के कार्य और उससे संबंधित जो विशेषताएँ हैं स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।